नमस्कार साथियों, आज हम परीक्षा वाणी की जो है पॉलिटी जो है 2026 के 16वां संस्करण जो है, जिसमें आज हम 1919 के जो है अधिनियम से पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 1919 के अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। 1793 से जो है भारत सचिव एवं उसकी परिषद के सदस्यों का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब वह खर्च जो है ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने के प्रावधान किया गया। उसके बाद भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित किया गया। उसके बाद भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसके बाद सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों पर भी जो है लागू कर दिया गया। उसके बाद इसके अनुसार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का जो है भारतीय होना आवश्यक था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का जो है स्थान राज्यसभा उच्च सदन तथा लोकसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक जो हैं विधानमंडल ले लिया गया। राज्य परिषद उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें 34 निर्वाचित तथा शेष जो हैं नामांकित होते थे और उनका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य ने और NCERT बुक के अनुसार 145 सदस्य थे, जिसमें से 114 निर्वाचित थे और शेष नामांकित सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर जो है स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को दिया गया था। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट किंग जॉन पंचम की स्वीकृति ने भारतीय रियासत के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई। 1919 ईस्वी के एक्ट के मुख्य विशेषता प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना थी और इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषय को पृथक किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषय को पुनः 2 भागों में बांटा गया, जिसमें आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय, प्रशासनिक, जेल, भूमि, राजस्व एवं वित्त आदि, और सेकेंड में जो है हस्तांतरित विषय जैसे कि सार्वजनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन एवं कृषि आदि जो है आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपने परिषद के सदस्य के सलाह से जो है करता था। उसके बाद जो है शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद और 1932 में जब उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की स्थापना हुई तब उसे भी जो है द्वैध शासन में सम्मिलित किया गया था। द्वैध शासन के जन्मदाता जो हैं लियोनिल कार्टिस जो हैं थे। इन्होंने अपनी पुस्तक डायक्रिज में जो है द्वैध शासन का वर्णन किया था। इस अधिनियम ने जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया था। भारत सचिव को जो है भारत में महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति का अधिकार दिया। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो है पृथक किया गया। उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार जो है सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को जो है आधार बनाया गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस
अधिनियम से हुए प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा, किंतु द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को जो है किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, ये डेट जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सैमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को किया गया था, जिसके सदस्य को देखेंगे हम कौन कौन 7 सदस्य थे। तो लॉर्ड बर्न थे, एडवर्ड के डागर्न थे, बर्नर जो हैं हार्मरसान थे, CR एटनी थे, GR लैंडफॉक्स थे तथा हेम जो हैं अर्ल कोना था। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इसे श्वेत जो है आयोग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। तो ध्यान में रखिएगा, सैमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसका अध्यक्ष MN अंसारी में जो है आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसके बाद 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा। 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया। उसके बाद भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकेनहेड ने सैमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसविदा तैयार करने की जो है चुनौती दिया, जिसे जो है कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित किया। नेहरू समिति ने जो है 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिन्हें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिश थी औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन और प्रांतीय स्वतंत्रता, और सर्वोच्च कुछ तथ्य देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में, जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि पर एक योजना की घोषणा की थी, जिससे सांप्रदायिक जो है अवार्ड की संज्ञा दी गई थी। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन एवं आंग्ल भारतीयों के साथ दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। गांधी जी दलित के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से अत्यंत व्यथित हुए, अतः इन्होंने इस अवार्ड में संशोधित के लिए जो है पुणे के अरबदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः गांधी जी एवं दलित वर्ग के लिए जो है नेता भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के अंतर्गत दलित वर्ग के संबंध में अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान को हटाकर संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ दलित के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिया गया। उसके बाद पूना पैक्ट के प्रावधान को 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। उसके बाद न्यायालय की तत्काल स्थापना जो है देशी रियासत को केंद्र के अधीन लाया जाना था। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति था। उसके बाद मौलिक अधिकार आदि था। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किया था। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है संवैधानिक सुधार पर विचार हेतु किया गया था। अतः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया था, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो
अध्यक्षता में संयुक्त समिति के गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद से जो है पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 बना। उसके बाद भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा जटिल दस्तावेज था। इसमें से कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां एवं 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और इसका प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं। आइए हम नेहरू समिति के सदस्य में देखेंगे। और जैसे कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, जिसमें संबंधित कांग्रेस दल से थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस दल से थे, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे जिन्हों कांग्रेस दल से थे, सर अली इमाम ये मुस्लिम लीग से थे। उसके बाद जो हैं ख्वाब कुरैशी ये भी मुस्लिम लीग से थे। MS जो हैं अन्य ये हिंदू महासभा से थे। MR जयकर ये हिंदू महासभा से थे। GR प्रधान ये हरिजन सेवक संघ से थे। सरदार मंगल सिंह सिख से थे। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे और MN जोशी ये श्रमिक संघ से थे। उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इनमें शामिल हो। ब्रिटिश प्रांत के लिए संघ में जो है शामिल होना आवश्यक था, किंतु देशी रियासत का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। देशी रियासत संघ में शामिल नहीं हुए, अतः यह प्रस्ताव जो है मूर्त रूप से न ले सका। उसके बाद अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता जो है लागू कर दिया गया। उसके बाद जो है केंद्र में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें केंद्र में लागू किया गया। इस उद्देश्य से केंद्रीय प्रशासन के विषय को जो है आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय में वर्गीकृत किया गया। आरक्षित विषय में जो है प्रतिरक्षा, विदेश मामला, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र आदि जो है का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने परिषद की सलाह से करता था। तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी थी। इस प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के 2 भाग थे, जिसमें पहला था गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद, दूसरा था गवर्नर जनरल एवं मंत्री परिषद। प्रांतीय स्वायत्तता देखेंगे। जैसे कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण जो है हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषय में से प्रांतीय विषय पर विधि बनाने का अत्यधिक अधिकार जो है प्रांतों को दिया गया था तथा उन पर जो है से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश जो हैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इनमें जोड़ दी गई। उसके बाद भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में था। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी, तो क्योंकि देशी रियासत संघ में शामिल नहीं हुए। उसके बाद है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, भारत
शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया? स्वायत्त शासन व्यवस्था जो है स्थापित किया था। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का जो है विभाजन किस रूप में किया गया था? 3 निम्न सूचियों में यथा प्रथम था संघ सूची जिसमें 59 विषय था, दूसरा था प्रांत सूची 54 विषय था और तीसरा था समवर्ती सूची 36 विषय था। उसके बाद जो है फेडरल संघीय न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। आगे जाकर हम पढ़ेंगे। उसके बाद है संघीय न्यायालय में जो है कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदायित्री जो है ये सभी थे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? तो 6 प्रांतों में किया गया था। उसके बाद है भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर जो है इनमें किनको और शामिल कर लिया गया था? तो आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं सिखों को जो है शामिल कर लिया गया था। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद जो है प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संघीय न्यायालय के बारे में जो है हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं।